इंग्लिश का ये अगला क्लास है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग वर्ब में बहुत सारा हमने बेसिक उसमें किया हुआ है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने जो वर्ब में पढ़ा था उसमें बेसिक वर्ब को पढ़ा था, और उसमें से सबसे पहले हमने देखा था कि टाइप्स क्या हैं। तो उसमें दो टाइप्स को बांट करके हमने उसको किया था। एक तरफ ऑक्सिलरी वर्ब था, दूसरी तरफ मेन वर्ब था। तो उसमें जो पहला पार्ट जो था, पहला पार्ट ऑक्सिलरी वर्ब का यानी हेल्पिंग वर्ब का, उसको मैंने पूरा करवा दिया था, ठीक है। और उसका जितना भी टाइप्स था वो मैंने करवा दिया था। उसमें से एक मात्र रह गया था, जो था वो मेन वर्ब था। तो आज हम लोग आज के इस क्लास में मेन वर्ब को करेंगे और उसमें समझेंगे कि मेन वर्ब किस तरह से किसी भी इंग्लिश से वाक्य में या इंग्लिश सेंटेंस में किस तरीके से उसका यूज होता है। ख़ास तौर से टेंस, वॉइस और नरेशन को लेकर के उसको हम समझेंगे, और उसके माध्यम से ही हम इन सारे वर्ड्स को समझेंगे और जो मेन वर्ब्स होते हैं उनको वहाँ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज मैं मेन वर्ब में कुछ है नहीं, ठीक है ना। अगर वो टेंस और वॉइस नरेशन पढ़ते हैं, खासतौर से टेंस, तो वहाँ पर वो कवर हो जाता है। लेकिन आज मैं उन सारे वर्ड्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनका हमें पता होना चाहिए। एक ही वर्ड कई तरीके से इस्तेमाल होता है, कई मीनिंग्स होते हैं उसके, ठीक है ना। तो उस तरीके के शब्दों को भी हमें आज के इस स्पेशल क्लास में मेनली हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है ना, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं ये क्लास, और ये है आज के लिए कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है ना। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, यहाँ लिख दें कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, सम कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। और ये वर्ड्स क्या है? ये एक्चुअल मेन वर्ब ही है, ठीक है ना। ये वर्ब के रूप ही है, ये कोई दूसरा वर्ड नहीं है। ये जो भी हम कन्फ्यूजिंग वर्ड्स करेंगे तो ये मेन वर्ब का ही पार्ट्स हैं, ठीक है ना। उसी में से बहुत सारे शब्द हैं, तो ये मेन वर्ब के पार्ट है। ऐसा नहीं है कि हम कोई नाउन या एडजेक्टिव का कोई ऐसा शब्द लेके आ रहे हैं, वहाँ उनमें भी है। जब वहाँ पढ़ेंगे तो उनको कर लेंगे। अभी हम मेन वर्ब पढ़ रहे हैं, तो मेन वर्ब में जो कन्फ्यूजिंग वर्ड है उसको कर लेते हैं। बाकी चीज़ें तो और बाकी सारी किताबों में दी हुई होती हैं, लेकिन इस तरह के जो शब्द होते हैं वो रेयरली ही किसी बुक में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें पहला अगर शब्द को देखें, जैसे इसमें पहला शब्द है बियर और बियर, ठीक है ना। यहाँ पर मेन वर्ब में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इसका V1 क्या होगा, फिर V2 क्या होगा और V3 क्या होगा। ये तीन महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं तीन को याद रखना पड़ता है। अगर ये तीन याद कर लेते हैं तो बाकी जो चौथा और पांचवा फॉर्म है उसको मेनली V1 प्लस S या ES कहते हैं, पांचवे फॉर्म को। और जो चौथा फॉर्म होता है उसमें V प्लस ING करके लिखते हैं। एक्चुअली V5 और V4 होता है कुछ नहीं है, ठीक है ना। इस तरह कुछ होता नहीं है, बट उसमें हम क्या करते हैं S और ES का प्रयोग करते हैं या ING का प्रयोग करते हैं V1 में। तो यहाँ पर सबसे चीज़ जरूरी है कि वो हम जान लें कि V1, तो यहाँ लिख लेंगे V1 और इसका यहाँ V2 और यहाँ V3, ठीक है ना। तो अगर बियर का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो बियर का अर्थ दो होता है, ठीक है ना। एक अर्थ होता है जन्म लेना, ठीक है ना, जन्म लेना। एक इसका अर्थ हो जाएगा जन्म लेना, ठीक है ना, और V3। तो अगर जन्म लेने के सेंस में इस बियर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर V2 ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बर्न और यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा बोर। V2 में बोर होगा और V3 में बर्न हो जाएगा, BORN। अगर ये शब्द जन्म लेने के सेंस में यूज कर रहे हैं, अगर बियर का अगर हिंदी शाब्दिक अर्थ देखें तो अगर वो जन्म लेना है तो वहाँ पर हम इसका V2 बोर लिखेंगे और यहाँ बर्न लिखेंगे, ठीक है ना। ये हम इस्तेमाल इसका सीखेंगे जब टेंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इनका यूज देखेंगे। हालांकि यहाँ भी मैं कुछ सेंटेंसेज बना करके उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर दूसरा अगर शब्द देखें बियर, तो अगर इसका दूसरा शब्द अर्थ, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका दूसरा जो अर्थ देखें वो होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। अगर बर्दाश्त करना बियर का ये भी अर्थ होता है कि बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है ना। तो अगर बर्दाश्त करना इसका अर्थ है तो यहाँ पर ये सेम हो जाएगा, ठीक है ना, बोर। V2 यहाँ भी इसका बोर होगा
और यहाँ पर इसका क्या होगा, बर्न, BORNE, यहाँ पर ई शब्द आ जाएगा, यहाँ ई वर्ड यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो ये शब्द बन जाएगा बर्न, ठीक है ना, NE होगा, यहाँ पर ई नहीं है, ठीक है ना। अगर इनका एग्जाम्पल देखें, इन दोनों को एग्जाम्पल से देख ले तो अगर, तो पहला है कि सेंटेंसेस यूज कर लेते हैं, ही बोर इन 19, सपोज करो ये ही बोर इन 1950, इसका मतलब ये हुआ कि वह या उसने, जो उसकी पैदाइश थी वो कब हुई थी, 1950 में, यानी कि उसका जन्म 1950 में हुआ था, उसका जन्म 1950 में हुआ था। ही बोर्न इन 1950। अब देखें इसी का अगर इसी का भी वो ये वाला यूज कर लेते हैं, ये वाला, तो यहाँ पर हम क्या समझें कि यहाँ बर्दाश्त का अर्थ निकल के आ रहा है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कर सकते ही बोर इन 1950, वो 1950 में बर्दाश्त किया था, ऐसा कुछ शब्द नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ ध्यान देंगे कि जब इसका अर्थ होगा बर्दाश्त करना, तो वो एक सेंटेंस को पूरा पढ़ करके एक्चुअल में उसका अर्थ निकल जाता है, और वहाँ समझ में आता है कि हाँ इसका जन्म से संबंधित है या बर्दाश्त से संबंधित है। तो यहाँ लिखें, अगर इसका सेंटेंस बनाए तो हम कहेंगे कि इसको लिखें, ही बोर his burden, he bore his burden, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से देखें तो ये क्या हो जाएगा, उसने या his के जगह पर यहाँ पर थोड़ा दूसरा लगा लेते हैं, my burden, ठीक है ना, he bore my burden। तो यहाँ शब्द को देख करके क्या निकल रहा है, ऐसा हम थोड़ा कर सकते हैं कि ही बोर, उसने जन्म लिया था मेरे, मतलब कि बर्डन का मतलब हो गया कि जो हमारा भार है या जो भी हमारी चीज़ें हैं वो उसके अपने ऊपर बोझ है, उसको लेकर के ऐसा जन्म लिया, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ अगर देखें तो हो जाएगा ही बोर माई बर्डन। तो ये हम इसका हिंदी देखेंगे तो ये हो जाएगा, उसने मेरी बोझ बर्दाश्त की। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो सेंटेंस में कैसे ये यूज हो रहा है, सेम है यहाँ बोर और बोर, लेकिन अर्थ इसका अलग हो जाएगा। वो कैसे पता चलेगा, तो इस तरह के सेंटेंस जब हम बनाना शुरू करेंगे तो वहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली इस तरीके से यूजेज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर V2 और V3 और इन दोनों का V3 रूप देखें तो इसको अब V3 और इसको हम देखेंगे तो परफेक्ट टेंस जो होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें या पास्ट परफेक्ट की बात करें, तो वहाँ पर इसका यूज होगा। जैसे एग्जांपल इसका अगर देखें, ही हैज़ बॉर्न, ठीक है ना, ही हैज़ बॉर्न इन अ सिटी, ठीक है ना, इस तरीके से हो सकता है, ही हैज़ बॉर्न इन अ सिटी। तो यहाँ पर ये V3 यहाँ यूज हो रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, V3 का प्रयोग होता है, तो यहाँ V3 इसका क्या होगा, यहाँ पर बॉर्न का प्रयोग होगा। तो ही हैज़ बॉर्न इन अ सिटी, यानी कि उसने एक नगर में जन्म लिया है, उसने एक नगर में जन्म लिया है, ठीक है ना, ही हैज़ बॉर्न, ठीक है ना, ही हैज़ बॉर्न इन अ सिटी। उसी तरीके से इसका हम अगर देखें तो हम कह सकते हैं, चलो हम दूसरा ही के स्थान पर दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, राम हैज़ बॉर्न हिज मिस्टेक, ठीक है ना, या योर मिस्टेक कह सकते हैं, योर मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अर्थ देखें, ही हैज़ बॉर्न योर मिस्टेक,
यहाँ इसका अर्थ राम हैज बोर्न योर मिस्टेक, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि राम ने तुम्हारी गलती बर्दाश्त की है। तो यहाँ पर होगा राम हैज बोर्न योर मिस्टेक, तो इसका अर्थ यह हो गया कि राम ने तुम्हारी गलती बर्दाश्त की है। तो जब बर्दाश्त का सेंस होगा तो यहाँ इस तरह के शब्दों का यूज करेंगे। इसको एक बार लिख लें, फिर हम अगले शब्द पर चलते हैं जो कि इस तरह से कंफ्यूजिंग वर्ड हैं। अगला कंफ्यूजिंग वर्ड अगर देखें तो उसमें है, यहाँ भी वन है, फॉल। फॉल का मतलब सबको पता है, फॉल मतलब गिरना, ठीक है ना, गिरना। और एक होता है फेल, ठीक है ना, मतलब ये होता है गिराना। और एक और होता है फेल, FAIL, इसका मतलब होता है असफल होना। तो ये तीन ऐसे शब्द हैं जो इनका उच्चारण देखें, अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो फॉल, फेल और फेल, तो इन लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता ये शब्द है, ठीक है ना। तो इनका अगर हम V2 देखें, अगर इसका हो जाएगा फॉल्ड, फेल, फॉलन, ठीक है ना, फेल, फॉलन, इसका हो जाएगा फेल और फॉलन। उसी तरीके से इसका अर्थ देखें तो ये हो जाएगा फेल्ड, ठीक है ना। और इसका देखें तो फेल्ड, ये हो गया। ये तीन शब्द हैं और इनका ये इस तरीके से V2 V3 हो गया। अब यहाँ देखेंगे फेल यहाँ पर भी है और इसमें भी है, तो इससे बहुत क्या होगा, कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ भी स्पेलिंग FELL है और V2 में भी यहाँ पर किसका, फॉल का V2 भी क्या है, फेल है, यानी FELL फेल। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये दोनों का स्पेलिंग भी सेम है, उच्चारण भी सेम है, तो फिर इसका मीनिंग में कैसे अंतर आ जाएगा। ये अंतर हम देखेंगे यूजेज, जब इसका यूज सेंटेंस में देखेंगे तो वहाँ पर ये हमें पता चल जाएगा कि ये फेल का अर्थ यहाँ पर क्या आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर, जैसे एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, ठीक है ना। एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर देखते हैं तो एक सेब है जो कि क्या, एक सेब क्या है, पेड़ से गिरा, एक सेब पेड़ से गिरा, ठीक है ना। अब इसका यूज करते हैं फेल, इसका, तो यहाँ गिराना है और यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुद से गिरना है। जैसे मान के चलो ये हम इसको रख करके ऐसे छोड़ देते, तो ये क्या हो रहा है, फेल कर रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, ये फेल कर रहा है। लेकिन अगर हम किसी को अब जानबूझ करके या कोई कारण हो, ठीक है ना, कोई कॉज हो जिसके कारण कोई ऐसे चीज फेल कर जाए, तो उसको कहेंगे फेल, नीचे वाला ये गिराना। तो गिरना स्वयं की प्रक्रिया है, और गिराना ये किसी फैक्टर के या किसी के कारण से ये ऐसा होगा। जैसे राम फेल्स हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखें राम फेल्स हिज फ्रेंड, यहाँ लिख देते हैं बाय हिज फुट, ठीक है ना। राम ने अपने मित्रों को अपने पैर से क्या कर दिया, गिरा देता है, ठीक है ना, गिराता है। राम फेल्स,
ठीक है ना। राम फेल्स हिज फ्रेंड बाय हिज फुट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राम अपने मित्र को किससे, अपने पैर से ठोकर मार देता है, या जैसे भी हो अपने पैर से क्या कर देता है, उसको गिरा देता है, ठीक है ना। उसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेके आई फेल्ड माई पेन, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, मैंने अपनी कलम गिरा दी, मैंने अपनी कलम गिरा दी, आई फेल्ड माई पेन, आई फेल्ड माई पेन। तो यहाँ पर हो रहा है उसी, ये इसका मतलब ये V2 का प्रयोग कर लिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम कहें, अगर इसका V3 में प्रयोग करें, ठीक है ना, जैसे आई हैज फेल्ड माई पेन, ठीक है, आई हैज फेल्ड माई पेन। तो यहाँ पर क्या अब निकल के आ रहा है कि मैंने अपनी कलम गिरा दी है, मैंने अपनी पेन गिरा दी है, ठीक है ना। तो ये टेंस को डिसाइड कर रहा है, कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये हम पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, इसके बाद वही टॉपिक आएगा हमारा टेंस ही। तो यहाँ पर हम बस ये बता रहे हैं कि इनका, इन शब्दों का यूज कैसे होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं फेल्ड और फेल्ड। तो हम ऐसा दूसरा एग्जाम्पल लिखें कि सीता हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। इस तरीके से लिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सीता एग्जाम में फेल हो गई है, सीता एग्जाम में फेल हो गई है। तो यहाँ पर ये फेल्ड का मतलब असफल होना है, यहाँ फेल्ड का मतलब हो गया गिराना है, और यहाँ फेल का मतलब यहाँ पर फेल का मतलब खुद से गिरना है, ठीक है ना। जैसे एप्पल, एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। और इसी को V3 में अगर यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं एन एप्पल हैज फॉलन। यहाँ पर हम लिखें एन एप्पल, नीचे दिख रहा है, चलो इसको मिटा कर ऊपर लिख देते हैं, इसको लिखें। अगर इसका फॉलन का बनाते हैं तो एन एप्पल हैज फॉलन, ठीक है ना, फॉलन फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका अर्थ हो गया कि एक सेब है, एक सेब पेड़ से गिरा, ठीक है ना, एक सेब पेड़ से गिरा है, ठीक है ना, ये गिर चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ फॉलन का प्रयोग कर लेंगे, ट्री, ठीक है ना। तो ये 3 शब्द था, ये याद रख लेंगे, ठीक है ना। इसको लिख लो, फिर हम देखते हैं, देख लेंगे एक बार।